Hello, my dear friends. Welcome to Mura Academy. So, let us go ahead with our next chapter or next question on the chapter of journal. We have solved two questions in the chapter of journal. We have seen how the format of journal is required to be drawn, what is the importance of that faint line, how the date column is required to be written, what is the importance of narration. टेक्स्ट वाला कॉलम रहेगा तो उसको हमेशा लेफ्ट अलाइन रखने का है और अमाउंट वाला कॉलम रहेगा तो उसको हमेशा राइट अलाइन रखने का है, क्योंकि अपने को टोटलिंग करने का रहता है. ये सब अलग अलग बातें अपनी करके हो गई है. तो चलो फिर अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ज़रा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. तो लेट अस स्टार्ट नाउ क्विकली. पहला क्वेश्चन कौन सा है? अपना थर्ड क्वेश्चन है अभी अपना. पेज नंबर 66 का है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 66, इलस्ट्रेशन नंबर 3. लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट. बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग इट, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द रूल्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, सो दैट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ क्विक रेफरेंस. पर्सनल के रूल क्या रहते हैं अगर याद रहेगा तो? पर्सनल के रूल रहेंगे पर्सनल. लेट मी यूज़ माई पेन. ओके जी, येलो कलर अच्छा रहेगा. एंड या हियर आई विल गो फॉर इट. पर्सनल के रूल रहेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. याद है ना सबको? ओके चलो. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? रियल अकाउंट के रूल्स देखने हैं अपने को. रियल अकाउंट के रूल्स क्या रहेंगे रे? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये अपने रियल अकाउंट के रूल्स हो गए. अगला अकाउंट कौन सा है तुम्हारा? नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या रहते हैं, याद है क्या? बहुत सिंपल रूल्स थे. डेबिट व्हाट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. डेबिट ऑल expenses and losses. Expenses and losses. And credit all incomes and gains. अभी एक बार रूल लिख के रखा, मतलब बार बार मुझे बाद में रूल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम फटाफट से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे. लेट मी कंसिडर फर्स्ट पॉइंट नाउ. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर. इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर. चलो फिर सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट आपने ड्रॉ किया रहेगा. आप बड़े होशियार बच्चे हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर्स. ओके, आई विल कंसिडर इट हियर. इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर्स. राजकुमार ग्रोसरी सेलर्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. कभी का ट्रांजैक्शन है? अप्रैल 2019 का ट्रांजैक्शन है. अप्रैल 2019 मतलब 1/4 या फिर ऐसा करके अपने को सोचना पड़ेगा, आगे 4/19 लिखने का है. राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख. राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आया रहेगा? घर से आया रहेगा. कितनी कैश है? 2 लाख रुपीज़. बिल्डिंग 2 लाख एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश ₹50,000. Okay, now this is a very important thing. In this problem, the business is not started only with the capital which is brought in by the proprietor, but an amount of loan is also taken by the proprietor. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ कैपिटल लेके नहीं आया है, बल्कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए साथ में लोन भी लेके आया है. तो कितना रुपए का कैश लेके आया अपना राजा? कैश लेके आया है 2 लाख रुपीज़ का. सो आई विल राइट कैश 2 लाख. ये कमिंग इन है, मतलब इसको शायद डेबिट देना पड़ेगा क्योंकि ये रियल अकाउंट है. बिल्डिंग लेके आया अपना राजा, ये भी रियल अकाउंट है, वो भी 2 लाख रुपए का है. रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये दोनों चीज़ें आ रही है मतलब दोनों को डेबिट देना पड़ेगा. अगर बाकी कुछ नहीं बोला रहता था तो अपने को फ्रा लुका पैसिवली भाई साहब ने जो सिखाया है उसके हिसाब से हम बोलते थे एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. इस रूल को याद रखते हुए हम लोग ऐसा कहते थे कि डेबिट कितने का हुआ? 2 लाख और 2 लाख मतलब 4 लाख का हुआ है. तो इसका मतलब क्रेडिट भी कितने का करना पड़ेगा? 4 लाख का करना पड़ेगा. और वो सारा का सारा क्रेडिट हम किसको देते थे? कैपिटल अकाउंट को दे देते थे. लेकिन अभी उन्होंने बोल के रखा है कि नहीं,
हमने लोन भी लिया हुआ है। कितना रुपए का लोन लिया है? 50,000 रुपये का लोन लिया है। इसका मतलब हमारे सिर पे एक लोन चढ़ गया है। द बिजनेस हैज़ रिसीव्ड मनी नॉट ओनली फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स हाउस बट ऑल्सो बाय वे ऑफ लोन। बिजनेस हैज़ रिसीव्ड मनी नॉट ओनली बाय वे ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस बट ऑल्सो बाय वे ऑफ लोन। इसका मतलब अभी एक गिवर नहीं है बल्कि दो अलग अलग गिवर्स है। ये जो कैश आ रही है और जो बिल्डिंग आ रही है उसका एक अकेला प्रोप्राइटर गिवर नहीं है, बल्कि प्रोप्राइटर के साथ साथ राकेश का लोन इज ऑल्सो अ गिवर। इसका मतलब अभी अपने को याद रखना पड़ेगा, एक कैपिटल अकाउंट भी है और एक लोन फ्रॉम राकेश अकाउंट भी है, और ये दोनों गिवर है। लोन फ्रॉम राकेश, राकेश मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? पर्सनल अकाउंट बोलना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट हो गया और साथ में नेचुरल पर्सन का लोन फ्रॉम राकेश अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट हो गया। दोनों पर्सनल अकाउंट हो गए, दोनों गिवर है, मतलब दोनों को क्रेडिट देना पड़ेगा। उसमें से कैपिटल का क्रेडिट कितना प्रॉब्लम ने बोला नहीं है, लेकिन लोन का क्रेडिट कितना प्रॉब्लम ने बोल के रखा है 50,000। मैं बोलूँगा डेबिट कितने का पड़ा? 4 लाख। क्रेडिट कितने का पड़ा? अभी तक तो 50,000 का पड़ गया है। कितने रुपए का क्रेडिट अभी तक अपने को तराजू को टैली करने के लिए बाकी है? 3.5 लाख रुपए का क्रेडिट बाकी है। तो मैं लिखूंगा इसका मतलब कैपिटल क्या रहेगा? 3,50,000 रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रॉब्लम हैज नॉट गिवन अस द अमाउंट ऑफ कैपिटल, वी फाउंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ डबल एंट्री। व्हाट इज द रूल ऑफ डबल एंट्री? एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। सो एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट को याद रखते हुए हमने पहले डेबिट 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 जितने नजर आएंगे उतने ले लिए, फिर क्रेडिट जिसका अता पता चल गया है उसको लिख दिया, फिर चेक किया टैली हुआ कि नहीं हुआ। अगर टैली नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे? बाकी का अमाउंट विल बी कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का अमाउंट प्रॉब्लम ने खुद ब खुद नहीं दिया था। तो कैपिटल का अमाउंट क्या बनने वाला है? बैलेंसिंग फिगर बनने वाला है। मैं फिर से एक बार बोलूँगा, राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। बिजनेस के अकाउंटेंट है हम लोग, बिजनेस के पास कैश इज कमिंग इन एंड बिल्डिंग ₹2 लाख। बिजनेस के पास बिल्डिंग इज कमिंग इन, सो 2 लाख रुपए की कैश इज कमिंग इन, 2 लाख रुपए का बिल्डिंग इज कमिंग इन, मतलब 4 लाख रुपए का एसेट्स आर कमिंग इन। सो डेबिट 4 लाख रुपए का हो चुका है, मतलब क्रेडिट भी 4 लाख रुपए का ही होना चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि बोरोड अ लोन फ्रॉम राकेश ₹50,000। सो राकेश इज द गिवर, राकेश इज नॉट द ओनर, बट फिर भी वो क्यों पैसा दे रहा है? लगता है वो अपने को लोन दे रहा है। सो लोन फ्रॉम राकेश इज द गिवर, अमाउंट कितना हो गया? 50,000। सर 4 लाख का डेबिट और 50,000 का क्रेडिट, टैली नहीं हो रहा है। यस, मतलब बाकी का 3.5 लाख क्या रहेगा? बाकी का 3.5 लाख अपना कैपिटल रहेगा। कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ नहीं था, हमने उसको बैलेंसिंग फिगर करके कैलकुलेट किया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा? राकेश ग्रोसरी स्टोर्स के जर्नल में जाके एंट्री करना पड़ेगा 1/4/2019 को। 1/4/2019 को एंट्री करने वाला हूँ मैं बोलूँगा कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट, and building is coming in, building account debit. Rakesh's loan is the giver, so to Rakesh's loan account and बाकी का कैपिटल अकाउंट रहने वाला है, so to कैपिटल अकाउंट। कैश कितने की आ रही है? 2 लाख रुपए की आ रही है। अपना रूल याद है ना आपको? फेंट लाइन के राइट साइड में क्या चाहिए? लास्ट का 3 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 लाख। ये भी अपना 2 लाख है, लेकिन ये सिर्फ 50,000 है। इसका मतलब कैपिटल 3,50,000 रुपीज़ का हो जाएगा। और हम नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ एसेट्स एंड लोन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ एसेट्स एंड लोन, फुल स्टॉप, खत्म, सिंपल। लेट अस कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट अपना हो चुका है। अगला पॉइंट देखने के पहले मैं हमेशा की तरह क्या करूँगा? अपना स्लेट खाली कर लूँगा। भैया ये चलो हटा देंगे, तो दैट अगले प्रॉब्लम का वर्किंग करने को आएगा। प्लीज़ वो नंबर, अपना रूल याद रखिए। रूल कौन सा है? पर्सनल रियल नॉमिनल का रूल है। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब पर्सनल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब रियल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब नॉमिनल अकाउंट। ये याद रखते हुए अपने को आगे खेलना है। डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक ₹50,000। डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक ₹50,000। जो लोग मेरे लेक्चर को रोज का रोज अटेंड कर रहे हैं उनको फट से स्ट्राइक होगा कि यहाँ पे एक देना बैंक नाम का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और साथ में
कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने अपनी कैश डिपॉजिट की है। इसका मतलब यहाँ पे एक देना बैंक है, देना बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन आर्टिफिशियल रहेगा तो भी पर्सनल अकाउंट ही होगा, तो उसको रूल कौन से यूज़ करने पड़ेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर में से जो एप्लीकेबल रहेगा वो देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से देना बैंक के लिए डेबिट द रिसीवर ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो देना बैंक इज़ द रिसीवर और हमारे पास से कैश जा रही है, इसका मतलब कैश अकाउंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या सिखाया था, जिस ट्रांजैक्शन में डेबिट में बैंक है और क्रेडिट में कैश है, या फिर डेबिट में कैश है और क्रेडिट में बैंक है, उसको क्या बोलते हैं, आंखें बंद करो याद करो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। वो कॉन्ट्रा एंट्री है और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए अपने को याद कर रखने का रहता है, जर्नल में LF कॉलम में ब्रैकेट में लिखने का C, नहीं तो सर्कल में लिखने का C, नहीं तो सिर्फ C लिखने का रहता है। चलो फिर, देना बैंक इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट। डेट कौन सा है, 4 तारीख, और अमाउंट कितना है, 50,000। लेट मी कंसिडर 4 तारीख, एक लाइन छोड़ा है मैंने, 4 तारीख, उसमें बोलूँगा देना बैंक इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट। अमाउंट कितनी थी भूल गया मैं, अमाउंट थी 50,000। चलो चलो 50,000 को लिख लो, 50,000, 50 सहस्त्र, 50,000। नरेशन क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, और इसको क्या बोलना पड़ेगा, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री ब्रैकेट के अंदर C लिखो, नहीं तो सर्कल के अंदर C लिख दो। ओके चलो फिर लेट अस गो अहेड नाउ। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है पहले सर अपना स्लेट खाली कर लो, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो फिर अगला पॉइंट के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, अब भी तैयार हो गए हो। परचेस्ड कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ ₹30,000 एट 18% GST एंड पेड बाय चेक। ओके, परचेस, क्या परचेस कर रहे हो, कंप्यूटर, गुड्स परचेस नहीं कर रहे हो। अगर गुड्स को परचेस करते थे तो परचेस अकाउंट को हाथ लगाते थे, गुड्स को परचेस नहीं किया है, कंप्यूटर को परचेस किया है, मतलब मैं बोलूँगा अभी परचेस अकाउंट को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम किसको हाथ लगाएंगे, कंप्यूटर अकाउंट को ही हाथ लगाएंगे। सेकेंड पॉइंट, हम कंप्यूटर परचेस करें कितने रुपए का, 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये का कंप्यूटर आया और साथ साथ में अपने को 18% का GST भी पे करना पड़ेगा। वी आर परचेसिंग समथिंग। जब परचेस कर रहे हो गुड्स या फिर परचेस कर रहे हो एसेट, तो उसके साथ जो GST आता है उसको बोलते हैं इनपुट GST, और जब बेचते हो उसके साथ जो GST आता है उसको बोलते हैं आउटपुट GST। जब हम परचेस करने को जाते हैं, गुड्स परचेस करेंगे, एसेट परचेस करेंगे, कुछ भी परचेस करेंगे, तो हमने GST पे करना पड़ेगा। और जब हम बेचते हैं तो हमने GST लोगों के पास से कलेक्ट करने का रहता है। अब हम लोग GST पे करने वाले हैं, कितना GST है, 18%। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा GST का बड़ा लेक्चर था, लगभग 55 मिनट का लेक्चर था। आपने पूरा देखा रहेगा, आपको याद रहेगा कि GST के अंदर हमेशा क्या रहता है, कम से कम 2 लोग रहते हैं, एक कौन, CGST, दूसरा कौन, SGST, और वो दोनों इक्वल रहते हैं। तो 18% GST जब प्रॉब्लम कहता है तो इसका मतलब है उसके अंदर 9% कौन रहेगा, CGST, और 9% कौन रहेगा, SGST। ऐसे 2 अलग अलग लोग रहेंगे, तो इनको कंसिडर करते हुए अपने को एंट्री करना है। मैं बोलूँगा कंप्यूटर अकाउंट आ रहा है अपने पास, कंप्यूटर तो एसेट है, एसेट है इसका मतलब रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन वो कंप्लीट कर लेंगे, बाद में हम लोग इनपुट CGST पे करेंगे, अपना खर्चा हो जाएगा। हम लोग इनपुट SGST पे करेंगे, अपना खर्चा हो जाएगा, और अपने पास से बैंक में से पैसा जाएगा। सर आपको कैसे समझा, पेड बाय चेक, चेक ने पे किया, इसका मतलब बैंक में से पैसा जाएगा, तो बोलना पड़ेगा बैंक अकाउंट। ये 2 अभी यानी लिखता हूँ, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक में से पैसा जा रहा है, क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब बैंक अकाउंट को क्रेडिट दे दूंगा। कंप्यूटर अपने पास आ रहा है तो कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट दे दूंगा। कंप्यूटर को कितने का डेबिट देना है, 30,000 का डेबिट देना है, क्योंकि 30,000 का ही कंप्यूटर हमने परचेस किया है। लेकिन SGST CGST कितने का है, 9% का SGST CGST है, 9% का SGST, 9% का CGST, उसके हिसाब से खेलने का है। तो 30,000 रुपये का 9%, 30,000 रुपये का 9%। 9% कैसे कैलकुलेट करने का, पहले ले लूँगा 30,000, फिर उसका 10% निकालूंगा,
10% मतलब लास्ट का 1 0 कैंसिल, मतलब हो गया 3000। फिर उसी का 1% निकालूंगा, 1% मतलब क्या, लास्ट का 2 0 कैंसिल, मतलब 300 हो जाएगा। और 10 में से 1 गया तो 9 बचता है, तो 3000 में से 300 कट करूँगा तो 2700 बचेगा। इसका मतलब 2700 रुपये का CGST और 2700 रुपये का SGST। कितना रुपए का कंप्यूटर अपने पास आया? 30,000 रुपये का कंप्यूटर अपने पास आया। कितना रुपया अपने पॉकेट से बाहर चला गया? तो 2700 रुपया CGST का, 2700 रुपया SGST का और 30,000 रुपया कंप्यूटर का, ऐसा सब मिला के 35,400 रुपीज़ अपने पॉकेट से चला गया है। सर आपको 35,400 कहाँ से आया? फटाफट मन में कैलकुलेट करो। 2,700 प्लस 2,700, 700 मतलब 1,400। यहाँ पे लिख दिया 4, कैरी फॉरवर्ड हो गया 1, 2 + 2 मतलब 4 + 1 5, मतलब हो गया 5,400। सो टोटल SGST एंड CGST मिला के कितना है? 5,400 है। और 30,000 रुपीज़ का क्या है? आपका कंप्यूटर है, मतलब सब मिला के कितना अमाउंट हो जाएगा? 35,400 का अमाउंट हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नहीं समझ में आता रहेगा तो यहाँ पे वर्किंग करके दिखाता हूँ। वर्किंग नोट में लिखूंगा यहाँ पे नंबर 1 कंप्यूटर कितने का है? 30,000 का कंप्यूटर है। उसमें CGST कितना है? 9% है। ये कौन सा CGST है? इनपुट है क्या आउटपुट है? इनपुट। सर आपको कैसे समझा? परचेस के टाइम आएगा तो इनपुट और सेल के टाइम आएगा तो आउटपुट। ये बेसिक रूल याद रखना। परचेस के टाइम आएगा तो इनपुट और सेल के टाइम आएगा तो आउटपुट। तो ये तो इनपुट CGST है। 9% मतलब कितना हो जाएगा? 2,700। और बाद में फिर से कौन है? इनपुट SGST रहेगा, SGST, वो भी 9%। अभी कैलकुलेट किया था हमने 2,700। मतलब मैं टोटलिंग करूंगा और बोलूँगा उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 35,400। ये कौन है तुम्हारा? टोटल। सो 35,400 रुपीज़ का अपने को एंट्री करने का। बैंक में से उतना पैसा जाएगा। कंप्यूटर कितने का आया? 30,000 का, लेकिन बैंक में से कितना पैसा चला गया? 35,400। तो ज़्यादा क्यों पेमेंट किया? इनपुट CGST और इनपुट SGST की वजह से। चलो फिर एंट्री करने को जाते हैं। एंट्री करना है। डेट क्या था? डेट था 7th ऑफ अप्रैल। और हमने ब्रिजेश को पेमेंट कर दिया है, तो ब्रिजेश का नाम अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट पेंडिंग रहेगा तो याद रखना पड़ता है कि भैया किसको पेमेंट करने का बाकी है, क्योंकि वो कभी भी बाद में आएगा बोलेगा पैसा दो, तो हमको पता रहना चाहिए कि किसको पैसा देने का। लेकिन हमने तो चेक दे दिया है, तो अब ब्रिजेश का नाम हमने याद नहीं रखा तो भी चलेगा। हम लोग ब्रिजेश के नाम को अगर बहुत ही प्यार रहेगा तो क्या करेंगे? नरेशन के अंदर डाल देंगे कि परचेस कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ओके, चलो फिर लेट मी कंसिडर नाउ 30,000 रुपये का एंट्री करने का 7th अप्रैल को। सो आई राइट इट हियर 7th, जस्ट अ मिनट, या 7th अप्रैल 2019, 7th अप्रैल 2019। इसके अंदर क्या कंसिडर करूंगा? सबसे पहले कंप्यूटर इज कमिंग इन, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। 30,000 रुपीज़ का कंप्यूटर अकाउंट आ गया है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट कितना है? 2,700। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट कितना है? 2,700। और ये सब हमने क्या कर दिया? बैंक में से पैसा दे दिया है। सो टू बैंक अकाउंट 35,400 being computer purchased from Brijesh, being computer purchased from Brijesh and check paid। शॉर्ट फॉर्म लिखा तो भी चलेगा चेक का, आपके पास जगह रहेगी, आप अच्छा पूरा स्पेलिंग लिखो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, मेरा तो CA हो गया है, आपका CA होने का बाकी है, तो आप फुल फॉर्म लिखोगे ज़्यादा अच्छा। ओके, लेट मी गो अहेड नाउ। 7/4/2019 हो गया है। चलो फिर अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कौन सा है रे? अगला पॉइंट है 7 तारीख के बाद में, 7 तारीख के बाद में, रुकिए ज़रा, हाँ जी,
अब आ चुका है अपना पेन अपने पास रेडी। 10 तारीख को कैश सेल्स 90,000, बहुत अच्छा है। कैश सेल्स ₹90,000। कैश सेल्स मतलब क्या है, कैश इज कमिंग इन एंड गुड्स आर गोइंग आउट। गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स के 4 अकाउंट रहते हैं। कौन से अकाउंट रहते हैं, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसे 4 अलग अलग अकाउंट रहते हैं। उसमें से अपने को सेल्स अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। सादा वाला एंट्री है कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। सेल्स मतलब गुड्स अकाउंट है, गुड्स मतलब रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट है। गुड्स सेल किया, इसका मतलब अपने पास से गुड्स बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा मुझे, गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। गुड्स अकाउंट का नाम कौन रहेगा, सेल्स अकाउंट रहेगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है ₹90,000। डेट क्या है, 10 तारीख है। चलो फिर 10 तारीख को पकड़ते हैं, 10th of April 2019। उसके अंदर मैं क्या कहूँगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 90,000 है, 90,000। बीइंग क्या रहे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, वेरी गुड। चलो अगला पॉइंट कौन सा, 10 तारीख हो गया, अभी 12 तारीख, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओहो, क्रेडिट मतलब अभी कैश अपने पास नहीं आ रही है, बैंक में अपने पास पैसा भी नहीं आ रहा है, कैश चेक भी नहीं आ रहा है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश ₹10,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने तरीके का रहता है, 2 तरीके का रहता है। एक कौन ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कौन कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, बल्क परचेस के लिए। कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है क्या, नहीं होता है। अपना फॉर्मूला क्या है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू आइदर कैश रिसीव्ड और कैश पेड। इस प्रॉब्लम में कैश पेड की बात की नहीं है, कैश रिसीव्ड की बात की नहीं है। उन्होंने सिर्फ बोल के रखा है कि अपना हीरो जो है उसने गणेश को गुड्स बेचा है और 5% ट्रेड डिस्काउंट किया है। सो 10,000 क्या है, लिस्ट प्राइस है। 10,000 क्या है, लिस्ट प्राइस है। उसमें से क्या माइनस करने का है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का है। वो 5% है। 10,000 का 5% कैसे कैलकुलेट करने का, पहले 10% निकालो। 10% कैसे निकालोगे, लास्ट का 0 कैंसिल कर दो, हो गया कितना 1,000। 1,000 का आधा करो मतलब कितना हो गया 500। इसका मतलब आईपी का मतलब क्या रे, आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस। ओके, आईपीएल वाला आईपी नहीं है ये। ओके, तो 9,500 रुपीज़ का बिल बनेगा, 9,500 रुपीज़ का इनवॉइस बनेगा। इनवॉइस मतलब बिल। सो अपने को 9,500 का ही एंट्री करना है, 10,000 का एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। 500 तो बुक्स में आ ही नहीं सकता है क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम बोलते हैं यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो 9,500 का एंट्री करना है, 12 तारीख को करना है। गुड्स अकाउंट मतलब सेल्स अकाउंट चलने वाला है, सेल्स अकाउंट मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। और गणेश को गुड्स बेचा है, वो पैसा नहीं दे रहा है। गणेश अकाउंट अपना पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गणेश को गुड्स बेचा है मतलब गणेश इज द रिसीवर, मतलब उसको डेबिट देना पड़ेगा। सो सेल्स को क्रेडिट देंगे और गणेश को डेबिट देंगे। अमाउंट कितना रहेगा 9,500। चलो फिर डेट क्या है तुम्हारा, 15 तारीख है, नहीं 15 नहीं 12 तारीख है। 12 तारीख को हम लोग एंट्री करने को आए, 12/4/2019। यहाँ पे क्या बोलूँगा कि गणेश इज द रिसीवर, गणेश अकाउंट डेबिट एंड गुड्स आर गोइंग आउट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आया 9,500। 9,500 ओ ज़्यादा नीचे हो गया ना, नरेशन के सामने आ गया वो। ज़रा रुको एक मिनट, लेट मी राइट इट डाउन हियर। ज़रा ज़्यादा ही नीचे हो गया वो। हाँ जी 9,500। ओके, यहाँ पे लिखूँगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू गणेश एट 5% TD मतलब क्या, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, चलो जी अगला पॉइंट देखना है। अगला पॉइंट किधर आएगा रे, अगला पॉइंट आएगा 15 तारीख है मेरे ख्याल से। एक सेकंड रुकिए, मैं ज़रा मेरा बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ और आपके साथ फिर से एक बार अगला प्रॉब्लम करने के लिए भाग भाग के आता हूँ।
आप तो बड़े होशियार बच्चे हो, आपको सब कुछ आता रहता है। पेड नहीं, कौन सा तरीका भी, 15 को यस। गणेश रिटर्न गुड्स, अरे बाप रे, गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹950। हमने गणेश को गुड्स बेचा, गुड्स आर गोइंग आउट, तो हमने बोला सेल्स। अब गणेश बोल रहा है इसमें से कुछ गुड्स शायद मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, शायद उनका क्वालिटी खराब है, तो रिटर्न कर रहा है। सारे के सारे रिटर्न नहीं किए उसने, 500 रुपये के गुड्स उसने रिटर्न किया, 500 नहीं, कितना, 950 के गुड्स उसने रिटर्न किए हुए हैं। तो नाउ आप सोच के देखिए, हमने जब गुड्स बेचा तो गणेश वॉज द रिसीवर एंड गुड्स वर गोइंग आउट। अब गुड्स आर कमिंग इन, नाउ गुड्स आर कमिंग इन मतलब गुड्स अकाउंट को अपने को डेबिट देना पड़ेगा। बट ये कौन सा गुड्स है सर, हम परचेस कर रहे हैं क्या इसको? वाई आर दे कमिंग इन? दे आर नॉट कमिंग इन बिकॉज वी आर परचेसिंग देम, they are coming in because we sold them but the customer did not like them, so customer is returning it, so sales are getting returned, sales are getting returned, repeating for the last time, sales are getting returned, इसका मतलब इट सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या बोलना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट, या फिर क्या बोलना पड़ेगा? रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट। तो मुझे बोलना पड़ेगा गुड्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सेल्स रिटर्न अकाउंट। कोई बोलता है सेल्स रिटर्न, कोई उसका और एक कॉम्प्लिकेटेड नाम क्रिएट करता है रिटर्न्स, बट कैसा? द रिटर्न्स विच आर कमिंग इन, दैट्स व्हाई दे कॉल इट एज रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट ऐसा नाम है तो डरने का नहीं, सोचने का। रिटर्न हो रहा है ना, हाँ ठीक है चलो रिटर्न हो रहा है, कैसा है? इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है? इनवर्ड रहेगा तो क्या बोलना पड़ेगा? गुड्स आर कमिंग इन, मतलब ये क्या रहेगा गारंटी से? सेल्स के टाइम गुड्स बाहर जाता है तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न रहेगा, और परचेस के टाइम गुड्स अंदर आता है तो रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न रहेगा। समझा सबको? तो कभी कभी कोई बोलता है सेल्स रिटर्न, कभी कभी कोई बोलता है रिटर्न इनवर्ड, दोनों का मतलब एक ही है। कोई बोलता है माधव, कोई बोलता है केशव, दोनों का मतलब एक ही है, वही कृष्ण भगवान है। वैसे यहाँ पे है सेल्स रिटर्न बोलो, रिटर्न्स इनवर्ड बोलो, वन एंड सेम। परचेस रिटर्न बोलो, रिटर्न्स आउटवर्ड बोलो, वन एंड सेम। सो यहाँ पे गुड्स कौन सा है? सेल्स रिटर्न का अकाउंट है, उसके साथ अपने को खेलने का है। और गणेश ने दिया हुआ है, गणेश इज द गिवर, मतलब गणेश अकाउंट भी अफेक्ट होगा, और वो तो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रोल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हमने ऊपर लिख के रखा था, याद है ना? ऊपर लिख के रखा था वो यहाँ पे। हाँ, आप क्या करो मालूम है क्या? एग्जाम में ऐसा कुछ हो गया तो पहले पीछे का साइड में पेज में लिख के रखने का, पेंसिल से लिख के रखने, तो उसी आंसर बुक में ऊपर मार्जिन में पेंसिल से लिख के रखने का, बाद में रब कर दिया तो भी चलेगा, अपने को फटाफट क्लियर होता है क्या करने का क्या नहीं करने का। ओके, सो गणेश इज द गिवर, गणेश को क्रेडिट देना पड़ेगा, एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। नहीं सर मुझे वो दूसरा नाम बहुत अच्छा लगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट अच्छा लगता है, करो आपको जो अच्छा लगे लिखो, जिसका स्पेलिंग आएगा वो लिखो। ओके, कौन सा डेट है? डेट था 15। ओके, 15। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ भैया, मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख देता हूँ, झंझट नहीं चाहिए। आपको रिटर्न इनवर्ड अच्छा लगा आप ज़रूर से लिखिए, नो प्रॉब्लम। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट बिकॉज गणेश इज द गिवर। अमाउंट कितना है? 950, एंड 950 बीइंग गुड्स returned by गणेश। ओके गुड, हो गया। आगे आगे क्या है? आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज। ओहो, पर्सनल यूज ₹1000। राजकुमार कौन है? राजकुमार तो प्रोपराइटर है, राजकुमार बिजनेस का ओनर है। क्या कि याद है कि आपको फर्स्ट इंटरव्यू में बोला था राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस, एकदम ऊपर लिखा था राजकुमार ग्रोसरी सेलर। इसका मतलब राजकुमार खुद प्रोपराइटर है, राजकुमार खुद ओनर है, और वो पर्सनल पर्पस के लिए दुकान में से गुड्स घर पे लेके जा रहा है। घर की चीज़ जब बिजनेस में आती है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल, और बिजनेस की चीज़ जब घर पे वापस जाएगी तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। इसका मतलब यहाँ पे मुझे ड्राइंग अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। ड्राइंग्स मतलब प्रोपराइटर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। दूसरा, सर लेकिन क्या जा रहा है अपने पास से? गुड्स जा रहा है। क्यों जा रहा है? सेल्स हुआ क्या? नहीं,
परचेस रिटर्न हुआ क्या? नहीं सर, आपने तो 4 ही अकाउंट सिखाए थे हमको। एक कौन सा? परचेस अकाउंट, दूसरा कौन सा? सेल्स अकाउंट, तीसरा कौन सा? परचेस रिटर्न, और चौथा सेल्स रिटर्न। और पिछले प्रॉब्लम में था, अगर याद रहेगा तो, कल के प्रॉब्लम में गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट। मैं बोलूँगा शाबाश, मतलब तुमको मालूम है कि बेसिक अकाउंट तो 4 ही रहते हैं, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। गुड्स से लिए बेसिक अकाउंट तो 4 ही रहते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन में गुड्स है, एक तो वो आ रहे हैं नहीं तो जा रहे हैं, लेकिन उसमें परचेस भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, परचेस रिटर्न भी नहीं है, सेल्स रिटर्न भी नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग एक गुड्स का नया अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे थेफ्ट का अकाउंट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा? गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट। आई रिपीट, अकाउंट कौन से आएंगे? ड्रॉइंग अकाउंट आएगा, क्योंकि बिजनेस की चीज़ घर पे जा रही है, बिजनेस की चीज़ घर पे जाएगी तो ड्रॉइंग्स बोलना पड़ता है। घर की चीज़ बिजनेस में तो कैपिटल, और बिजनेस की चीज़ घर पे तो ड्रॉइंग्स। सो ड्राइंग में प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दो, काम खत्म कर दो। और सेकंड पॉइंट, गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स को क्रेडिट करने का है, लेकिन ये सेल्स नहीं है। गुड्स को क्रेडिट करने का है, लेकिन ये परचेस रिटर्न नहीं है। तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? नया वाला अकाउंट बनाएंगे। उस नए वाले अकाउंट का नाम क्या रखेंगे? गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है? ₹1000। लेट मी टेक माई पेन। ओके जी, डेट क्या था? 18 तारीख था। 18 तारीख को 1000 रुपये का एंट्री करना है। सो 18 अप्रैल 2019, उस दिन क्या करना पड़ेगा? ड्रॉइंग्स, अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट। अमाउंट कितना उसने विड्रॉ किया? अरे 1000 रुपये का विड्रॉ किया हुआ है। सो 1000 एंड 1000, यहाँ पे लिखूंगा बीइंग गुड्स विड्रॉन। अभी देखो भैया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, भैया लोग भी देखो और बहना लोग भी देखो, नहीं तो बोलोगे सर आपने भैया बोला तो मैं नहीं देखूंगी करके। ऐसा मत करना, बी विथ मी। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपका जर्नल खत्म नहीं हो गया है, लेकिन आपका पेज खत्म हो गया है, ऐसी सिचुएशन अगर आती है कि आपका जर्नल तो खत्म नहीं हुआ लेकिन आपका पेज खत्म हो गया है, तो उस पेज में नीचे जर्नल का टोटलिंग करने का, और इस पेज का टोटलिंग अगले पेज में कैरी फॉरवर्ड करके लेके आने का, बाद में अगले पेज का टोटलिंग होगा। तो ना अपना पेज खत्म हो रहा है तो उसको मुझे टोटलिंग करना पड़ेगा। तो चलो फिर फटाफट से टोटलिंग करते हैं। टोटलिंग आपको खुद को करना है, चेक कर दिए टोटलिंग कितना आ रहा है आपका करके। आई थिंक द टोटलिंग शुड बी 5,86,850। आप फटाफट से चेकिंग कर लीजिए प्लीज़ टोटलिंग का। 5,86,850, 5,86,850। फिर फर्स्ट पेज का टोटलिंग अगले पेज में जाने वाला है। फर्स्ट पेज का टोटलिंग अगले पेज में ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर से बार आएगा 5,86,850, 5,86,850। ये आपका काम हो गया टोटलिंग का। जब पेज खत्म होता है तो पेज का टोटलिंग करने को भूलने का नहीं है, और वो टोटलिंग को आगे लेके जाने का है। हाँ, वेरी गुड। चलो फिर अगला एंट्री कौन सा है तुम्हारा अभी? यस, 20 तारीख को। 20 तारीख को क्या हो रहा है? पेड टेलीफोन चार्जेस ₹500, टैक्सी फेयर ₹200। टेलीफोन चार्जेस 500, टैक्सी फेयर 200, दोनों खर्चा है। खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड कैश इज गोइंग आउट, मतलब कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। डेट क्या है तुम्हारा? 20 तारीख है। टेलीफोन चार्जेस 500, टैक्सी फेयर 200। 20 तारीख, 20 तारीख। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक जगह मेरा कम पड़ेगा, लेकिन आपके पास तो जगह रहेगी, देयर इज नो टेंशन। टेलीफोन चार्जेस कितना है आपका? 500, टैक्सी फेयर कितना है आपका? 200। 500 और 200। चलो फिर यहाँ पे ले लूँगा 500, यहाँ पे ले लूँगा 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 700। और नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड। मेरे पास जगह कम है, आपके पास जगह रहेगी, ठीक से कर लीजिए प्लीज़। बीइंग
एक्सपेंसेस पेड, नोटबुक अच्छा दिखना चाहिए, याद रखो। ओके चलो, लेट मी कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका? नेक्स्ट पॉइंट है यस, इट इज़ पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹5000, 5% GST। अभी 5% GST आ गया। GST के अंदर हमेशा दो लोग रहते हैं, CGST और कौन? SGST। 5% रहेगा तो 2.5% किसका रहेगा? CGST का। 2.5% किसका रहेगा? SGST का। चलो वर्किंग नोट करता हूँ। वर्किंग नोट का जगह किधर गया है? इधर है। इधर लिखूंगा कौन तुम्हारा? ट्रांसपोर्ट। कितने का है? 5000 का है ना? 5000 का ट्रांसपोर्ट चार्जेस था। यस, एंड 5% GST पे करने को बोला था, तो उनको इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे, इनपुट CGST एंड आउटपुट CGST। एड इनपुट आउटपुट CGST नहीं आएगा, सॉरी, इनपुट CGST 2.5%, और साथ में कौन आएगा? इनपुट SGST आएगा। %2.5 मतलब टोटल हो जाएगी, टोटल की अमाउंट आएगी कितनी? अपने को 5% ऐड करने का है। 5000 का 10% मतलब 500, 500 का आधा, क्योंकि अपने को 10% नहीं, अपने को 5% चाहिए। 500 का आधा मतलब हो जाएगा कितना? 250। तो 250 कौन है? 5% है। अपने को 5% का भी आधा करने का है, तो 250 का आधा मतलब कितना हो जाएगा? 125। सो आई राइट हियर 125 एंड 125। जिसको नहीं समझा उसके लिए फिर से वर्किंग करके दिखाता हूँ। 5000 है, उसका 10% मतलब लास्ट का ज़ीरो कैंसिल, मतलब हो जाएगा 500। आपने को 10% नहीं चाहिए, 5% चाहिए था पहले। 5% चाहिए मतलब 10 का आधा 5 होता है, तो 500 का आधा मतलब कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। बट अपने को 5% डायरेक्टली नहीं करना है, अपने को 2.5 करके दिखाना है, मतलब इसका भी आधा आधा करना पड़ेगा, तो 125 एंड 125 हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नाउ ऑल ऑफ यू। ओके चलो फिर तो हो जाएगा कितना? 5250। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना है? 5000। CGST कितना? 125, और SGST कितना? 125। और जब परचेस करते हो, खर्चे करते हो, तो इनपुट बोलने का है। जब बेचते हो, इनकम कमाते हो, तो आउटपुट बोलने का है। तो इनपुट शब्द ही आने वाला है यहाँ पे। डेट क्या है? डेट है 22 तारीख। 22 तारीख को ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5000 रुपये का ट्रांसपोर्ट, 125 रुपीज़ का इनपुट CGST, 125 का इनपुट SGST। कैश अकाउंट कितनी हो जाएगी? 5250 की हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखूंगा? बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड अलॉन्ग विद GST, बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड एट 5% GST, और प्लस 5% GST लिखा तो भी चलेगा। ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा है आपका? देखो ज़रा, अगला पॉइंट है पेड ऑडिट फीस ₹5000 बाय चेक। ऑडिट का मतलब मैंने सिखाया था, याद है क्या? सेकंड चैप्टर में अलग अलग टर्म सिखाए थे, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में, तब इसके बारे में बात किया था ऑडिट का मतलब क्या होता है। सो ऑडिट फीस हम लोग पे कर रहे हैं, 5000 रुपये का चेक से पे कर रहे हैं। डेट क्या है? 24 तारीख है, तो 24 तारीख को बोलूँगा 24th of April 2019। ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, और चेक से पे किया है मतलब टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है उसका? अमाउंट है ₹5000। पेड ऑडिट फीस बाय चेक, अमाउंट ₹5000। सो आई राइट हियर 5000। being audit fees paid, being audit fees paid। ओके नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा तुम्हारा? परचेस फर्नीचर ऑफ ₹70,000, अमाउंट पेड बाय चेक एट 12% GST। 12% GST आ गया। अभी GST का मेरे ख्याल से आपको कंट्रोल आया रहेगा।
परचेस करते हो, खर्चे करते हो तो इनपुट जीएसटी, सेल करते हो, इनकम कमाते हो तो आउटपुट जीएसटी। यहाँ पे आउटपुट नहीं क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं, मतलब इनपुट ही यूज़ करना पड़ेगा। 12% है, मतलब उसके अंदर सीजीएसटी कितना रहेगा 6%, एसजीएसटी कितना रहेगा 6%, दोनों 6% पकड़ने का है। तो फर्नीचर का वर्किंग करता हूँ, फर्नीचर इधर वर्किंग करता हूँ, चलो तुमको भी अच्छा लगेगा, नया टेबल यूज़ किया सर ने करके। फर्नीचर कितना रुपए का फर्नीचर था, बुढ़ा आदमी हूँ भूल जाता हूँ। 70,000 रुपये का फर्नीचर था, तो 70,000 रुपये का फर्नीचर और 12% जीएसटी का बात हुआ है, लेकिन 12% डायरेक्टली नहीं आएगा। ऐड इनपुट सीजीएसटी कितना 6%, ऐड इनपुट एसजीएसटी कितना 6%, तो कितना रहेगा रे 70,000 का। पहले क्या कर लो 1% निकालो, नहीं तो 10% निकालो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। 70,000 है, उसका 10% मतलब लास्ट का 0 कैंसिल मतलब 7,000, और 1% इसका मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट का 2 0 कैंसिल मतलब 700। अपने को क्या चाहिए, अपने को 6% चाहिए है, तो 10 से 6 के पास जाना क्या, तो अपने को 4 माइनस करने पड़ता है, तो 700 अपने को 4 बार लेने पड़ेंगे। 7 बार 400, सॉरी 4 बार 700 मतलब कितना हो जाएगा रे 7 चौक 28, तो 2,800 को माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 4 चला गया मतलब 6 बचता है, तो 7,000 में से 2,800 चला गया मतलब कितना बचेगा 800, मतलब यहाँ पे आ गया 200 और यहाँ पे हो गया 400। चलो, सो 4,200 रुपये का अपना जीएसटी बनने वाला है। सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आई कैन स्पेसिफाई 6% मतलब कितना हो गया 4,200, और कितना हो गया 4,200, और टोटली कितना हो गया 70 + 4 + 4 मतलब हो गया कितना 78,400। 12 37 84, तो बराबर 12% भी बराबर बैठ रहा है, तो बोलूँगा टोटल कितना हो गया अपना 78,400। अगर आपको चाहिए तो आप ये भी चेक कर सकते हो 12% बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि 10% मतलब 7,000 है, तो 1% मतलब 700 है। अपने को 12% करने का मतलब 2 बार 1% लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना 7,000 + 700 + 700 मतलब 7,000 + 1,400 मतलब हो गया 8,400। तो 8,400 रुपये ऐड हो गया बराबर से, मतलब 78,400 हो गया है। सो वी आर करेक्ट। ओके, चलो वेरी गुड। अभी क्या करने का अपने को, एंट्री करने का है व्हाट इज कमिंग इन, फर्नीचर इज कमिंग इन, एंड डिड वी पे, यस, अमाउंट पेड बाय चेक। डेट क्या है, डेट है 26 तारीख। सो 26 तारीख को 26 अप्रैल 2019 को हमको क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर इज कमिंग इन, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इसका सारा का सारा पेमेंट हम लोग बैंक से कर रहे हैं। सो टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर कितना रुपए का परचेस किया 70,000, और सीजीएसटी कितना था अपना 4,200, एसजीएसटी कितना था अपना 4,200, सब मिला के कितना हो गया 78,400 का चेक देना पड़ा। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड एट 12% जीएसटी, बीइंग फर्नीचर purchased at 12% GST and check paid और एंड अमाउंट पेड, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड मोटर कार। सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेस करेगा तो, खर्चा करेगा तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, बेचेगा तो, इनकम कमाएगा तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ओके, सोल्ड मोटर कार वर्थ ₹1 लाख एट 18% जीएसटी, 18% जीएसटी बोला मतलब 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी हो जाएगा। एंड सेल प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू आर अकाउंट। बहुत मस्त पॉइंट है, मुझे मालूम है प्रॉब्लम थोड़ा लंबा खिंच रहा है, ज़रा बड़ा प्रॉब्लम है, बट आई वॉन्ट योर कॉन्सेंट्रेशन ईयर। थकना मत मेरे बच्चों, बहुत अच्छा लॉजिक चालू है अपना। देखो, सेल प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट को क्रेडिट दे रहा है। हमारे अकाउंट को क्रेडिट दिया, ऐसा किसने किया रहेगा, हम तो अपने अकाउंट को क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। अपने बुक्स में हम कभी अपना अकाउंट नहीं बनाते, अपने बुक्स में क्या रह सकता है, कैपिटल अकाउंट रह सकता है, ड्राइंग अकाउंट रह सकता है।
ये हमारे अकाउंट को क्रेडिट देने वाला कौन है? फिर हमारा अकाउंट किसके बुक्स में रहेगा? हमारे बुक्स में तो हमारा खुद का अकाउंट नहीं रहता है, तो ये क्रेडिट देने वाला कौन है? इसका मतलब क्या हुआ रहेगा, सोच के देखो। अगर सपोज हमने मोटर कार बेच दी तो अपने को पैसा मिला रहेगा। पैसा कैसे मिला रहेगा? आइदर कैश में मिला रहेगा, नहीं तो चेक से मिला रहेगा। अगर अपने को चेक से मिला रहेगा तो चेक हम लोग अपने कैश बॉक्स में ड्रॉवर में लिख के रख देंगे कि हम लोग उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो हम बोलेंगे बैंक इज द रिसीवर। हम बैंक को डेबिट कर देंगे क्योंकि बैंक इज द रिसीवर। अगर हमने बोला बैंक को कि बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक को बोलना पड़ेगा कि राजकुमार इज द गिवर। मतलब बैंक के लिए राजकुमार बिकम्स गिवर, मतलब बैंक के लिए राजकुमार के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। आपका दोस्त मुंबई में खड़ा है, आप पूना में खड़े हो, आप बोलोगे ट्रेन इज गोइंग आउट, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा? ट्रेन इज कमिंग इन। अगर आपका दोस्त बोलेगा ट्रेन इज गोइंग आउट, तो आपको बोलना पड़ेगा ट्रेन इज कमिंग इन। दोनों बोलेंगे गोइंग आउट, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक के पास से जाएगा तो दूसरे के पास आएगा। तो जब हम बोलते हैं कि चेक मिल गया, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक इज द रिसीवर। तो अपने बुक्स में बैठोगे तो लगता है बैंक इज द रिसीवर। अब 2 मिनट के लिए उल्टा सोच के देखो कि आप बैंक के बुक्स में जाके बैठे, बैंक के बुक्स में जाके बैठोगे तो बैंक क्या बोलेगी? राजकुमार इज द गिवर, तो राजकुमार को क्रेडिट करेगी। मतलब वो बोल रहे हैं सेल प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट। दैट मीन्स दे आर टेलिंग यू व्हाट इज द ट्रीटमेंट गिवन बाय द बैंक। हम बोलेंगे बैंक ने दिया हुआ ट्रीटमेंट हमारे काम का नहीं है, हमने क्या ट्रीटमेंट देने का हमको सोचना पड़ता है। तो बैंक ने क्रेडिट किया, इसका मतलब हम बैंक को डेबिट देंगे। कितना ब्यूटीफुल ट्रांजैक्शन है। आपके हिसाब से नहीं बोल रहे, दूसरे के हिसाब से बोल रहे हैं। आपको याद है कि आपको स्कूल में सिखाया रहेगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह करके, ओके। तो वैसे यहाँ पे करके रखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे टेलिंग सोल्ड मोटर कार वर्थ ₹1 लाख एट 18% GST एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, ऐसा नहीं बोला है। जानबूझ के क्या बोल के रखा? एंड सेल प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट। हमारे अकाउंट को कोई तो क्रेडिट कर रहा है, मतलब हम उसके अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। फिर वो कौन है? हमारे अकाउंट को क्रेडिट करने वाला कौन रहेगा? बैंक रहेगा, क्योंकि बैंक के पास हमने चेक दिया रहेगा, जो चेक आया रहेगा अपने जिसको मोटर कार बेचा उसके पास से। सो दी एंट्री विल बी मोटर कार इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक इज कमिंग इन, मतलब बैंक इज द रिसीवर, एंड साथ में अपने को आउटपुट CGST और आउटपुट SGST भी मिलने वाला है। कितना है? 18% है। 1 लाख का 18% मतलब 18,000 है। उसमें से 9% मतलब 9,000। इसका वर्किंग नोट करके नहीं दिखाता हूँ, आई होप इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। 1 लाख का 18% मतलब क्या रहेगा? 18,000 रहेगा। 18,000 का आधा 9% मतलब 9,000 रुपया रहेगा। सो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक इज़ द रिसीवर। डेट क्या है? डेट है 28 तारीख को बोलूँगा, 28 तारीख को बोलूँगा बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया। बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, और इसके लिए बैंक के बुक्स में हमारे अकाउंट को उन्होंने क्रेडिट किया रहेगा। अब याद रखना ये सेंटेंस है, क्योंकि आगे चल के BRS नाम का टॉपिक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तब इसका बहुत सारा खेलना पड़ेगा। इसने ऐसा किया मतलब उसने क्या किया, उसने वैसा किया मतलब हमने क्या किया, ऐसा सोचना पड़ता है। सो हमने क्या बोल रहे हैं? बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितने का हो गया अपना? 1,18,000। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास से मोटर कार गई है। कितने रुपए की मोटर कार गई हमारे पास से? 1 लाख रुपीज़ की मोटर कार चली गई है। नहीं सर, ये बराबर नहीं बैठ रहा है। एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अपने को फराल का पैसे वाली बोलता है, मैं बोलूँगा येस व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, बट साथ में क्या करना पड़ेगा? फिर आउटपुट CGST भी लेना पड़ेगा और आउटपुट SGST भी लेना पड़ेगा। टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट 9,000 और 9,000 being car sold at 18% GST and check deposited चल अगला पॉइंट, अभी लास्ट पॉइंट आ गया। कंटाला मत करना, थक गए नहीं ना मेरे बच्चे लोग। वेरी गुड, शाबाश, यू आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। चलो जी, 30 अप्रैल पेड कैश टू कविता 15,500। कैश इज गोइंग आउट, कविता इज द रिसीवर। कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कविता इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कविता को डेबिट कर देंगे। बट आगे कुछ तो बोल रहा है, हु अलाउड अस डिस्काउंट ऑफ ₹500।
लगता है हमने कविता को जब पेमेंट करना चाहिए था उससे ज़्यादा जल्दी पेमेंट कर दिया है। सिंस वी पेड टू कविता अर्ली, दैट्स वाई कविता अपने को डिस्काउंट दे रही है। कितने का डिस्काउंट दे रही है? 500 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। तो बोलूँगा ठीक है, फिर कैश जा रही है। मैंने आपको क्या सिखाया था? कैश और डिस्काउंट एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट रहते हैं। कैश इज गोइंग आउट तो डिस्काउंट इज रिसीव, कैश इज गोइंग आउट तो डिस्काउंट इज रिसीव। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसका मतलब अपने को क्या बोलना पड़ेगा? डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब अपना इनकम है। अगर वो अपना इनकम है तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो कविता इज द रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज आवर इनकम। ऐसे अपने 3 अलग अलग अकाउंट अफेक्ट होने वाले हैं। तो आई राइट हियर, देख क्या है तुम्हारा 30 तारीख है, 30 तारीख है। सो 30 तारीख को कविता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कविता को हमने कितना कैश पे किया है? 15,500। उसने अपने को डिस्काउंट कितना दिया है? 500। मतलब डेबिट कितना हो जाएगा? 16,000। बीइंग क्या रहे? बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। खत्म। अब क्या करने का है? अब टोटलिंग करने का है। टोटलिंग किसका करने का अपने को? यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पिछले पेज का टोटलिंग ऑलरेडी है ही, उसके आगे अपने को बाकी का टोटलिंग करते जाने का है। चलो फटाफट से टोटलिंग करते जाओ। फिर आप लोग अपना अपना टोटलिंग करो, मैं मेरा टोटलिंग करूँगा। प्लीज़ डोंट कॉपी फ्रॉम मी, ओके। 5,86,850 ये मेरे पास है। उसके अलावा मुझे और कितना चाहिए? 700 चाहिए। और कितना चाहिए? 5,000 चाहिए। बाबा लोग याद रखो, अपने को कैलकुलेटर वाला यूज़ करना अलाउड नहीं है, ओके। सो बाद में 250 ऐड कर रहा हूँ 5,000 और बाद में 125 बाद में अपने को और कितना मिलेगा रे? फिर मुझे मिलेगा 5,000 एक्स्ट्रा, ओके। सो 5,000 रुपीज़ टू बी टेकन हियर। बाद में और कौन है मेरे पास? 78,400 दिख रहा है मुझे, तो आई एम टेकिंग 78,400 ईयर। बाद में कौन मिल रहा है मुझे? 1,18,000 दिख रहा है। अच्छी बात है, 1,18,000 ले लो। प्लीज़ टेक योर टोटलिंग ऑन योर ओन। एंड बाद में मुझे 16,000 मिल रहा है। चेक कर दीजिए आपका टोटलिंग कितना आ रहा है। मेरे ख्याल से आपका टोटलिंग आना चाहिए 8,10,200। अपना टोटलिंग खुद कीजिए, नहीं हुआ रहेगा तो फिर से एक बार चेक कीजिए, उसके बाद में लिखिए। मैंने जो बोला है वो चुपचाप से लिखने का ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ डोंट कॉपी, ओके। कॉपी करके आपको कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। सो 5,86,850 मैं क्रेडिट साइड का भी चेक कर रहा हूँ, प्लस 700 प्लस कितना है रे अपना 5250 भी ऐड करने का है मुझे। प्लस कितना ऐड करूँगा मैं? 5,000 और 78,400 ऐड करूँगा। तो फिर मुझे टोटलिंग करते जाने का है फटाफट से। 1 लाख और 9 + 9 मतलब 1,18,000। और बाद में मुझे कितना ऐड करने का है? 15,500 और 500 मतलब 16,000 ऐड करने का है। सो इट इज़ टैलिंग एट 8,10,200। हो गया टैली तो बजाओ ताली, नहीं हुआ टैली तो खुद को देना गाली, ओके। नहीं दे रहे, तुम्हारा सब अच्छे से टैली हो जाएगा, नॉट टू वरी। यू आर ऑल वेरी गुड स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। फटाफट से टैली कर दो और अभी आज के लिए काफ़ी है। अब मस्त से सो जाओ। कल सुबह फिर से एक बार चाहिए तो लेक्चर एक बार देख लो। इनपुट CGST, आउटपुट CGST, ये इस प्रॉब्लम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, ओके। ठीक से देख लेना एक बार। तो कल फिर से मिलेंगे, ओके। चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।